अचानक से लोकसभा के चुनाव में कैसे दस्तक दे दी? यहाँ पे सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो नहीं होना चाहिए। लोगों के इश्यूज उठाएं और उसके ऊपर काम होना चाहिए। जहाँ तक मेरे कैंडिडेटसी की बात है, मैंने तो वैसे टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। शिमला ग्रामीण की जनता जिन्होंने आपको 2 बार आशीर्वाद दिया विधानसभा के चुनाव में, उनकी बहुत सी शिकायतें हैं। उनका ये है कि हम अपना नेता चुन रहे हैं, लेकिन हमारा नेता हमें मझदार में छोड़कर कहीं और जा रहा है। शिमला ग्रामीण से मैं दूसरी बार विधायक बना हूँ और बड़े मैंडेट के साथ मुझे लोगों ने यहाँ से जिताया। तो बहुत सी अभिलाषाएं लोगों की इस क्षेत्र से मेरे हमसे है, जिसको मैं आज भी पूरा कर रहा हूँ, पहले भी किया और आगे भी करता रहूँगा। वो मेरा परिवार है। जय श्री राम आपके हर पोस्ट के बाद एक लाइन लिखी रहती है। बार-बार लोगों को ये लगता है कि कहीं विक्रमादित्य पाला बदलने की तो नहीं सोच रहे? जहाँ तक श्री राम की बात है, वो तो किसी का कोई पेटेंट नहीं है। वो जो है वो प्रभु राम सबके हैं। और मुझे तो विशेष मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे तो 22 जनवरी को जो है वो अयोध्या जाने का मौका मिला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज़ हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत आज है जो राजनेता भी है, सियासी किरदार भी है और अभी लोकसभा की एक सीट के लिए दावेदार भी है। स्वागत कीजिए, हमारे साथ है विक्रमादित्य सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आजकल काफ़ी लाइमलाइट में आप हैं और आप ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन हिमाचल की एक सीट अचानक से हॉट सीट बन गई है और पूरे देश की एक तरह से नज़रें इस पर हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अचानक से एक सिटिंग एमएलए, एक सिटिंग मंत्री प्रदेश सरकार का लोकसभा के चुनाव में कैसे दस्तक दे दी? क्या आपकी इसमें कोई स्ट्रैटेजी या सिर्फ आलाकमान का आदेश या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति तैयार की गई कि आपका नाम एकदम से इसमें सामने आ गया मंडी सीट के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो ये जो एक पूरा पिक्चर दी जा रही है देश में भी और प्रदेश में भी कि हॉट सीट है, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब इस तरीके की चीज़ें होती है और एक क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज़ में इसको तब्दील कर दिया जाता है, तो जो असली मुद्दे लोगों के हैं वो जो है गौण हो जाते हैं। वो उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, सड़कों के निर्माण की से संबंधित है, एजुकेशन क्वालिटी को बेटर करने की बात है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बेटर करने की बात है, किस दृष्टि से हमने यहाँ के मुद्दों को केंद्र के समक्ष उठाना है, उनकी बात है। तो ये मैं समझता हूँ, मैं तो लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि हमें इसको क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज़ के बजाय हमको इशू स्पेसिफिक चीज़ों पे ही बात करनी है। और मैं अपनी ओर से उस दृष्टि से पूरा काम जब इलेक्शन में उतरूँगा तो उस दृष्टि से ही आगे बढ़ूँगा। ठीक है, वो एक जो हमारी प्रतिद्वंदी है, एक अच्छी बॉलीवुड की पर्सनैलिटी है, हम उनका मान सम्मान करते हैं। मगर यहाँ पे सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो नहीं होना चाहिए। लोगों के इश्यूज उठाएं और उसके ऊपर काम होना चाहिए। जहाँ तक मेरे कैंडिडेटसी की बात है, मैंने तो वैसे टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। शिमला ग्रामीण से मैं दूसरी बार विधायक बना हूँ और बड़े मैंडेट के साथ मुझे लोगों ने यहाँ से जिताया है। तो बहुत सी अभिलाषाएं लोगों की इस क्षेत्र से मेरे हमसे है, जिसको मैं आज भी पूरा कर रहा हूँ, पहले भी किया और आगे भी करता रहूँगा। वो मेरा परिवार है। मगर जब पार्टी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और मुझे दिल्ली बुलाकर, स्पेशली जो हमारी हाई कमांड है, हमारी नेत्री हैं प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी, उन्होंने मुझे कहा कि यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन फाइट फ्रॉम हियर। तो मैं हमेशा, अपने पिताजी ने मुझे एक चीज़ हमेशा सिखाई है कि कभी भी राजनीतिक जीवन में भी और वैसे भी चैलेंजेस से पीछे नहीं हटना है। चाहे लड़ाई कितनी भी कठिन हो या आसान हो, आपको कोई चैलेंज लेना है तो पूरे दिल के साथ फ्रंट फुट पे रहकर बैटिंग करनी है। तो उस नज़रिए से मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और हम काम करेंगे। जो मैंने 15 महीने के कार्यकाल में बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड समय में काम किए, आपदा के समय में हम दिन रात लोगों के बीच में उपस्थित रहे। हमने करीबन करीबन 3,000 करोड़ रुपए से 2700 किलोमीटर सड़कों का अपग्रेडेशन प्रदेश के अंदर अपने 1 साल के कार्यकाल में उसकी शुरुआत करी है। केंद्र के साथ हमने अच्छे तालमेल बनाए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं कई बार केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली में मिलने गया। 150 करोड़ रुपए, अभी जब गडकरी जी हिमाचल आए थे आखिरी दौरे पर चुनाव से पहले, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा, अपने भाषण में कहा कि विक्रमादित्य जी के विशेष आग्रह पे मैं 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त हिमाचल को दे रहा हूं। तो हम हमेशा एक अच्छी सोच के साथ चलते हैं। ठीक है, विचारधारा अपनी अपनी होती है, पॉलिटिकल लाइफ में सबका स्पेस है, मगर जहाँ तक काम की बात है, डेवलपमेंट की बात है, हम पीपल सेंट्रिक इश्यूज़ को उठाते रहेंगे, लोगों के इश्यूज़ को उठाते रहेंगे। और उसके लिए अगर मुझे कहीं झुकना भी पड़े तो मैं झुकूंगा भी, क्योंकि हम, हमारे लिए जो
प्रदेश के हित है, प्रदेश के लोगों के हित है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अक्सर ऐसा होता है कि जब केंद्र सरकार के कोई मंत्री यहाँ पर आते हैं, खासकर एनडीए बीजेपी की सरकार जब वहाँ पर है, तो उन मंचों पर आपकी छवि, आप हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप की पोस्ट आती रहती है, जय श्री राम आपके हर पोस्ट के बाद एक लाइन लिखी रहती है, बार बार लोगों को ये लगता है कि कहीं विक्रमादित्य पाला बदलने की तो नहीं सोच रहे, बार बार ये माइंडसेट आता है। अच्छा, उसके तुरंत बाद आपका कोई पोस्ट आ जाता है जिसमें आप क्लियर करते हैं सिचुएशन, फिर लोग थोड़े निश्चिंत होते हैं, फिर एक और पोस्ट आ जाती है, तो एक एक डाइसी सिचुएशन रहती है आपके समर्थकों में भी। ऐसा कुछ नहीं है, हम जहाँ हैं वहाँ पूरी मजबूती के साथ है और कांग्रेस पार्टी का हम एक अभिन्न अंग है। मेरे पिताजी ने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगाई और यही हमारा जो निजी निवास है। जब 1977 का दौर था, इमरजेंसी के बाद जब बीजेपी की जनता दल की उस समय सरकार बनी, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर बंद हो गए थे और शिमला में भी बंद हो गया था। तो हमारे निवास से, यहीं से, हॉली लॉज से करीबन 3 साल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय जो है वो चला है। तो ठीक है, हम पूरी मजबूती से साथ हैं। पर जैसा मैंने आपको कहा कि कई चीज़ों में हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना है। जब हम एक मंत्री के ओहदे पर है तो हम मंत्री प्रदेश के हित के लिए है। उसके लिए अगर केंद्र सरकार में दूसरी सरकार भी है, भाजपा की सरकार है, उनके साथ भी तालमेल तो बनाना ही है। प्रदेश के हित को लिए हम उनसे लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस दृष्टि से हम हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। कई बार मैं दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिला, ग्रामीण विकास मंत्री से मिला, सड़क मंत्री से मिला, वित्त मंत्री से मिला, उनके सचिवों से मिला, तभी एक तालमेल बनता है, तभी एक डायलॉग बनता है। और जब कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, बेशक एक बारी आपको सफलता कम मिले, 2 बारी कम मिले, मगर अल्टीमेटली सक्सेस मिलता ही मिलता है। तो उस दृष्टि से है। बाकी जहाँ तक श्री राम की बात है, वो तो किसी का कोई पेटेंट नहीं है। वो जो है वो प्रभु राम सबके हैं। और मुझे तो विशेष मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे तो 22 जनवरी को जो है वो अयोध्या जाने का मौका मिला। हिमाचल से मैं अकेला राजनेता था जिसको निमंत्रण मिला। मैंने निमंत्रण को स्वीकारा और जब मैंने कहा मैं जाऊँगा तो मैं वहाँ पहुँचा और मैंने वहाँ पे प्रभु राम के जो है दर्शन भी किए। किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं किए। मेरे पिताजी उस मूवमेंट से बड़े मजबूती के साथ हमेशा जुड़े रहे। उन्होंने अपने निजी कोष से मंदिर को बनाने के लिए भी सहयोग दिया। तो ये एक धार्मिक आस्था है, देवी देवताओं के प्रति हमारी आस्था है, यहाँ के जो देव समाज है उसके प्रति हमारी आस्था है। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य विधायक हैं, मंत्री हैं। शिमला ग्रामीण की जो जनता है, उनके बहुत से सवाल हैं आपसे, खासकर तब से जब से आपको लोकसभा सीट के लिए नॉमिनेट किया गया, टिकट मिला है। लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले मंडी चलते हैं। मंडी की जनता विक्रमादित्य सिंह को क्यों वोट करे? क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के देखिए, बीच ऐसा आए हैं? है, कंगना जी जो भाजपा की प्रत्याशी है, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। मैंने तो कहा मेरी बड़ी बहन की तरह है। मगर उनके पास बेशक एक बड़ा नाम ग्लैमर में है, बॉलीवुड में है, मगर जहाँ तक राजनीतिक सोच की बात है, मैं समझता हूँ कि वो अगर मैं उस शब्द का प्रयोग करूँ तो राजनीतिक हॉलोनेस है, खोखलापन है अंदर से। उनको पता नहीं है कि हिमाचल की क्या हिस्ट्री रही है। जिस तरीके की वो बयानबाजी करती हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे करती हैं, चाहे प्रदेश स्तर पे करती है, तो मेरा तो उनसे निवेदन रहेगा कि कम से कम पहले आप यहाँ के मुद्दों को अच्छे से पढ़ें, इतिहास को अच्छे से पढ़ें। हिमाचल कैसे अस्तित्व में आया, हिमाचल की लोगों ने क्या योगदान करके, हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत परमार जिन्होंने हिमाचल के लिए लड़ाई लड़ी, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों का योगदान रहा। उस समय तो जनता पार्टी ये कहती थी कि हिमाचल स्टेटहुड को मारो ठुड, ये नारा चलता था। तो आज अगर वो जिस तरीके से ये कह रही हैं कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, तो मैं तो ये कहता हूँ अगर आपने हमारे जो पूर्व के प्रधानमंत्री हैं उनका तिरस्कार करना है, कांग्रेस के तो चलो कर ही रही हैं, कम से कम जो भाजपा के पहले प्रधानमंत्री एनडीए के बने आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग के लिए रही है उसको भी आप इग्नोर कर रही हैं। तो ये चीज़ें लोगों के बीच में जा रही है। अगर हम न्यूक्लियर पावर बने हैं, बेशक उसकी नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी, उसकी नींव इंदिरा गांधी जी ने रखी, मगर उसको पूरा करने का कार्य वाजपेयी साहब ने किया, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किया। तो इन चीज़ों को भी हमें देखना है। हम ये कहें कि केवल 2014 में ही हमको आज़ादी मिली है, ये सही बात नहीं है। जहाँ तक मंडी की आपने बात करी है, देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने शिमला ग्रामीण का विधायक रहते हुए, जब मैं विपक्ष में था, सरकार हमारी नहीं थी, मैं पहली बार विधायक बना, उस समय भी मैंने इच्छा शक्ति से हमने 100 करोड़ के विकास कार्य
शिमला ग्रामीण के अंदर विपक्ष में रहते हुए करवाया। मैं मंत्री बना, उसके बाद हमने बेबाकी से विधानसभा में प्रदेश के लोगों के मुद्दे उठाए। तो मैं मंडी की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि हमारा विज़न मंडी को एक रोल मॉडल पूरे देश के अंदर बनाने का है। उसमें हम, अगर वहाँ की जनता पूरा आशीर्वाद देगी, जो मुझे विश्वास है तो देगी, जब हम जीत के जाएंगे तो हम मंडी की आवाज़ को लोकसभा के अंदर रखेंगे, केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। और जैसा हमने अभी मंत्री पद में जो है हिमाचल के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करवाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि मंडी की डंका पूरे देश के अंदर बजेगा। चाहे वो आपका 4 लेनिंग का एक्सपेंशन है, चाहे वो होली उतराला टनल और वहाँ की जो सड़क, एक बहुत लंबी डिमांड बहुत समय से पेंडिंग है, उसको पूरा करने की बात है। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टनल जो भूभू जो टनल है, जो जोगिंदर नगर से आपके कुल्लू वैली को जोड़ती है, जिससे एक बहुत बड़ा हमारे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो, क्योंकि सारा वहाँ से कॉन्वॉय जो है आर्मी का वो ट्राइबल एरिया में लेह लद्दाख के लिए जाता है, उसको पूरा करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। टूरिज़्म कैसे कुल्लू मनाली के अंदर और बेहतरीन किया जा सकता है, एयर एक्सपेंशन को बेटर किया जा सकता है। आपके जलोड़ी जोत जो आपके रामपुर को जोड़ती है, उसमें जो हमारा उसमें टनल बनाने की बात है, वो कार्य भी चला हुआ है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए मैंने उस इश्यूज़ को उठाया है। उसमें 20 करोड़ की पीएमसी अभी तक हो चुकी है, उस इश्यू को बेटर करना है। तो ये है कि ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हमको मंडी संसदीय क्षेत्र की करनी है, और मंडी की आवाज़ को मैं पूरी मजबूती से लोकसभा के अंदर उठाऊंगा। लेकिन शिमला ग्रामीण की जनता, जिन्होंने आपको 2 बार आशीर्वाद दिया विधानसभा के चुनाव में, उनकी बहुत सी शिकायतें हैं। उनका ये है कि हम अपना नेता चुन रहे हैं, लेकिन हमारा नेता हमें मझदार में छोड़कर कहीं और जा रहा नहीं नहीं, है। देखिए ऐसा है, तो उन शिकायतों से कैसे मैंने निपटेंगे? तो पहले ही कहा कि शिमला ग्रामीण की जनता का मैं कर्जदार हूँ। जिन्होंने मुझे पहली बार जब मैंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने मुझे 4000 मतों से जिताया। उसके पहले वीरभद्र सिंह जी यहाँ से विधायक बने जब पहली बार ये विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया, और उन्होंने रिकॉर्ड यहाँ पे 1500 करोड़ के विकास कार्य शिमला ग्रामीण के अंदर किए। इस यहाँ का पूरा चेहरा शिमला ग्रामीण का बदल दिया, जिसमें कॉलेजेस बने, आईआईटीज़ बनी, सबसे बड़ी पेयजल योजना यहाँ पर 105 करोड़ रुपए की बनी, और भी ऐसे बहुत विकास कार्य हुए। अब दूसरी बार उन्होंने मुझे यहाँ से जिताया है, और मैं तो हमेशा यहाँ के लोगों के लिए हमेशा समर्पित हूँ, पूरी तरीके से समर्पित हूँ। विकास कार्य अभी भी करता आया हूँ, आगे भी करता रहूँगा, और लोगों के सुख दुख में खड़ा रहूँगा। मगर ये पार्टी का डिसीजन है, कुछ चीज़ें हमको एक बड़े सोच के साथ भी देखना है। अगर पार्टी ने हमें कोई उम्मीद हम पे जताई है, पार्टी ने अपना विश्वास मेरे अंदर जताया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस लड़ाई को भी लड़ें। इसलिए हम पूरी मजबूती से उस लड़ाई को लड़ेंगे, और आने वाले समय में अगर भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक रहता है और मैं यहाँ से विजय हम प्राप्त करते हैं, तो शिमला ग्रामीण के भविष्य को कैसे निखारना है उसके ऊपर भी हम काम करेंगे, पूरी मजबूती से करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चले जाते हैं तो शिमला ग्रामीण में फिर किसे देखते हैं? उसके बाद कांग्रेस पार्टी, क्या इस बारे में कोई नहीं मंथन अभी करेंगे, से? वो तो जब जब आएगा, जब वो समय आएगा तो उस समय उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा सब ठीक रहता है तो उसके बाद एक मौका मिलता है, 6 महीने का समय होता है, उसके बाद हमें इस्तीफ़ा देना है, कहाँ से देना है वो भी देखना है। तो फिर वो उस समय उस समय उस चीज़ को देखेंगे, और क्या पार्टी का फैसला लेता है, कौन किसको चाहता है, तो पार्टी उस पर निर्णय लेगी, हम भी अपने विचार उसमें रखेंगे, और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। एक और चीज़, राज्यसभा चुनाव को लेकर जो भी घटनाक्रम प्रदेश में हुआ, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी, काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे। अंदरूनी तौर पर पार्टी में उथल-पुथल हुई, ठीक है, वहाँ तो हम उस तरफ हम नहीं जाएँगे। लेकिन उसके बाद जो रिज़ाइन हुए कांग्रेस विधायकों के, सीटें खाली हुई, बाई इलेक्शन की नौबत आई, और जब इसी मंडी सीट से चुनाव लड़ने की जब घोषणा हुई चुनाव आयोग की तरफ से, तो प्रतिभा सिंह जी का नाम बार-बार सामने आता रहा। बल्कि एक तरह से एश्योरेंस था लोगों में भी कि प्रतिभा सिंह एक बार, तीसरी बार यहाँ से जो है वो चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी। तो प्रतिभा सिंह द्वारा इनकार किया जाना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये कहना कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज़ हैं, आपको नहीं लगता कि इस तरह की स्टेटमेंट से कांग्रेस का खुद का जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी ज़्यादा आहत हुआ होगा? ये देखिए, ऐसा है कि उन्होंने कुछ जो पब्लिक पार्टी के जो सेंटिमेंट्स हैं उसको लोगों के बीच में रखा, और पार्टी के नेतृत्व के बीच में भी रखा। कभी कभी कुछ कमियां रह जाती है, मगर उसको बेहतरीन करने के लिए पार्टी के ऑब्जर्वर्स आए, पार्टी के हाईकमांड के समक्ष उन बातों को रखा, और उसके ऊपर जो है मजबूत कदम लिए गए। पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जो लगातार काम कर रही है, कोऑर्डिनेशन कर रही है। तो हम मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ, मैंने तो पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहाँ पे सबको अपना मत रखने का अधिकार है। तो उस दृष्टि से उन्होंने अपनी बात रखी, मगर अब उसको हम मजबूती के साथ
आगे बढ़ रहे हैं। शॉर्ट कमिंग्स को भी जो अगर कुछ रही होगी उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है और अब एक पूरी यूनिटी के साथ, पूरी मजबूती के साथ लोकसभा के चुनाव भी लड़े जा रहे हैं। जो 4 हमारे कैंडिडेट्स होंगे उसमें से 2 की घोषणा हो चुकी है, 2 की होनी शेष है। और वैसे ही जो हमारे विधानसभा में भी 6 बाई इलेक्शंस है उस पर भी हम पूरी मजबूती से उतरेंगे। और जो पूरा ये घटनाक्रम रहा उसमें जिस तरीके से अब चीज़ें निकल कर आ रही है कि बहुत सा उसमें कुछ लेन देन हुआ है, ऐसी चीज़ें हुई है, तो उसकी भी जनता उस चीज़ को देखेगी। हिमाचल का इलेक्टरेट जो है वो पढ़ा लिखा है और इस तरीके से अगर चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने का जो प्रयास किया गया है, ये मैसेज अच्छा नहीं गया है प्रदेश में, क्योंकि और राज्य में तो ये चीज़ें हुई है मगर हिमाचल में आज तक इस तरीके की चीज़ हमने देखने को नहीं मिली थी। तो पहली बार ऐसा हुआ है, इसका परिणाम आने वाले समय में जनता उस चीज़ को देगी। 2 सीटों का आपने जिक्र किया, आपका और विनोद सुल्तानपुरी जी का टिकट फाइनल हो गया, लेकिन एक टाइम गैप जो बीच में खड़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक झटके से चारों सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस करती है, बाई इलेक्शन के लिए तुरंत अनाउंस करती है। खैर बाई इलेक्शन का तो काफ़ी हद तक संभावना भी थी कि उन्हीं उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, लेकिन लोकसभा सीट के लिए बाकी के 2 कैंडिडेट में इतना टाइम जो लग रहा है, मैसेज ये जा रहा है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन अंदरूनी तौर पर पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति, क्या सिर्फ ये क्योंकि चुनाव में देर है इसलिए? ऐसा नहीं है कि कोई कैंडिडेट्स में कोई प्रॉब्लम है, बल्कि बहुत से लोग इच्छुक हैं। बहुत से लोग कोई भाजपा रिबेल्स भी है, कई और पूर्व भाजपा के लोग भी है, नेता भी है, हमारे भी पूर्व नेता है जो हर सीट पे लड़ना चाह रहे हैं। इसलिए उस पर बहुत सोच समझ कर, मंथन कर कर विचार किया जा रहा है और इसकी 2 बैठकें ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें 2 सीटों की घोषणा हो चुकी है। तो जो शेष है उस पर भी हम पूरे मजबूत कैंडिडेट्स देंगे। पहले ये चर्चा चल रही थी कि आप सिटिंग विधायकों को ना दें, और अब जैसे पिछले कल भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है बिंदल साहब, वो भी कह रहे थे कि आपने विधायक को उतार दिया, ये कर दिया। तो ये तो हमारा प्रेरोगेटिव है, हम किसको उतारे। जब पिछले लोकसभा में 2 एक मंत्री लड़े, किशन कपूर जी मंत्री थे और आपके जो शिमला से सुरेश कश्यप जी थे वो भी मंत्री थे, वो भी विधायक थे, उनको टिकट दिया गया। तो ये तो पार्टी का प्रेरोगेटिव होता है किसको उतारना है, किसको नहीं उतारना है। पर जिसको भी हम उतारेंगे, सशक्त उम्मीदवार को उतारेंगे, मजबूत उम्मीदवार को उतारेंगे और जीतने के लिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी, ये मैं कह सकता हूँ। एक और चीज़ माइंडसेट रहता है वोटर में अक्सर, जब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में डिफरेंसेस हों, पार्टी की विचारधारा के तौर पर अलग अलग सरकारें हों, तो लोगों को ये लगता है कि प्रदेश का विकास उस हद तक नहीं हो पाएगा, या केंद्र में जब खुद की सरकार नहीं है उस सांसद की जो एक अलग पार्टी का है, तो प्रदेश के विकास में, प्रदेश की आवाज़ उठाने में उसे दिक्कतें हो सकती हैं। क्या इसमें सच्चाई है, या फिर वो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट की जो नौबत है वो नहीं आती, समन्वय बन जाता है केंद्र और प्रदेश में देखिए ऐसा है, सरकारों में? पहले ऐसा होता था। पहले जो आप बात कर रहे हैं, पहले भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स केंद्र में रही, या कांग्रेस में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, या कोई और पार्टी की भी रही। मैं देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। तो पहले भी समन्वय बनाया जाता था। एनडीए की जब वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी और नॉन एनडीए गवर्नमेंट्स राज्यों के अंदर थी, तो एक अच्छा तालमेल था। ठीक है, आपकी विचार अलग है, मगर जहाँ तक विकास के मुद्दे हैं उसके ऊपर पूरा सहयोग जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था। मगर अब जो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है और ये बहुत घातक है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक को जो है वो देखता है, जिसमें केंद्र एक मजबूत केंद्र है मगर उसके साथ साथ यूनियन ऑफ स्टेट्स भी है, राज्य भी है। इसलिए राज्य की स्वतंत्रता, राज्यों के अधिकार का जो हनन आज हो रहा है, जिस तरीके से, केवल ये हिमाचल की बात नहीं है, आप अगर दक्षिण भारत में भी देखेंगे, सारे राज्य, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे वो आंध्र प्रदेश है, चाहे कर्नाटक है, आज वो इस बात को उठा रहे हैं कि जितना हमें सहयोग, वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए और जितने टैक्सेस वो देते हैं, उसके हिसाब से जो ग्रांट्स उनको मिल रही है वो कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये एक जो चीज़ लोगों के अंदर जा रही है कि केवल राजनीतिक दृष्टि से ये चीज़ें करवाई जा रही है, जहाँ पे भाजपा शासित राज्य है वहाँ पर पूरा सहयोग दिया जाता है, और अगर विपक्ष की सरकार हो तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। हमारा रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट हिमाचल प्रदेश का एक समय में 12,000 करोड़ होता था। आज वो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट जो केंद्र से हमको मिल रहा है वो मात्र 2,000 करोड़ रुपए रह गया है। हमारे ओपीएस का जो हमने पैसा बकाया 9,000 करोड़ अभी हमको केंद्र से मिलना है, वो हमको नहीं मिल रहा है, वो केंद्र ने देने से मना कर दिया है। तो इस तरीके से अगर हर चीज़ में केंद्र प्रदेशों का सहयोग नहीं करेगा
तो वो घातक है, देश के लिए घातक है, प्रदेश के लिए घातक है। इसलिए मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े हैं, सभी केंद्रीय मंत्री बहुत बड़े हैं, मगर इस चीज़ के ऊपर विचार होना चाहिए कि हमें जो एक प्रक्रिया पहले की बनी हुई है उस चीज़ को जीवित रखना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज़ आने वाले समय में एक जो वन पार्टी की ओर जो और एक मेजॉरिटेरियनिज्म की ओर जो देश आगे बढ़ रहा है, वो हमारी लोकतांत्रिक जो हमारा स्वास्थ्य है उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। चुनावी दौर है, चुनावी दौर में बयानबाजी होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन इन्हीं आरोप प्रत्यारोप में, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हाईटेक ज़माना है, आरोप प्रत्यारोप की एक जो शब्दों की सीमा है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई है एक तरह से, नैतिकता के आधार पर अगर मैं बात करूं। मंडी लोकसभा सीट में दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है। कंगना रनौत की तरफ से राजशाही को लेकर एक दो स्टेटमेंट्स आई थी कि राजे रजवाड़ों का दौर चला गया। आपकी तरफ से उनके बॉलीवुड अभिनेत्री होने को लेकर, और कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तरफ से भी इस तरह की बयानबाजी की जाती है। कितना असर करता है ये बयानबाजी का जो इस तरह का मैं स्तर इस पे है असल मुद्दों मैं ये कह से? सकता हूँ हम्म, कि देखिए, अब राजनीति के अखाड़े में उतरे हैं तो आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे और मुद्दों के ऊपर बात होगी। मगर मैं आपको ये अपनी ओर से आश्वासित कर सकता हूँ और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वासित कर सकता हूँ कि हम मर्यादा को नहीं लांघेंगे। जहाँ तक किसी के कुछ विकास के कार्य है, उनकी एक दृष्टि प्रदेश के प्रति है, या उनने कुछ जो डेवलपमेंटल मॉडल से संबंधित बातें, उस पे हम निश्चित तौर से सबको आड़े हाथ लेंगे, मगर हम बिलो द बेल्ट हिटिंग नहीं करेंगे, ये मैं पूरा विश्वास दिलाना। ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है ये बयानबाजी के दरमियान, अगर आप शब्दों की सीमा लांघते हैं, काफ़ी हद तक ना सिर्फ मुद्दों को ये इफेक्ट करता है बल्कि आम जनमानस की धारणाओं को, उनकी भावनाओं को भी आहत करता है। विक्रमादित्य जी, आखिरी सवाल इस कार्यक्रम में चलते चलते आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि चुनावी माहौल है, 1 जून को वोटिंग होनी है, कितने आश्वस्त नज़र आ रहे हैं मंडी सीट से चुनाव की अपनी जीत को लेकर? निश्चित तौर से देखिए, मैंने थोड़ा बहुत तो भी प्रचार शुरू किया ही है, मगर अगले 2-3 दिन के अंदर हम पूरे तरीके से मैदान में कूद जाएंगे और हर पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। वैसे तो मैं लगातार दौरा करते आया हूँ। मैं तो हमेशा, जब और ख़ास करके जब इतनी बड़ी आपदा वहाँ पर आई, तो दिन रात हम लोगों के बीच में रहे। चाहे मनाली था, बंजार था, सैंज था, पतलीकुल था। रिकॉर्ड समय में हमने 24 घंटे में 10 दिन के अंदर जहाँ जहाँ भी हमने टारगेट फिक्स किए, सड़कों का निर्माण करवाया, ब्रिजेस का निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया और सड़कों की बहाली करी। तो लोगों के साथ हम दिन रात खड़े थे। जो दूसरे हैं वो तो अभी से केवल कुछ समय के लिए आए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, फिर वापस चले जाएंगे, बॉम्बे चले जाएंगे। तो हम लोगों के बीच खड़े रहे हैं। मगर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि लोग जो है वो हमारी जो एक विकासात्मक सोच है, एक सकारात्मक सोच है, मुझे पूरा विश्वास है कि उसका समर्थन करेंगे। और मैं यहाँ की आवाज़ को आने वाले समय में और हिमाचल की आवाज़ को आने वाले समय में पूरी मजबूती से केंद्र के समक्ष और लोकसभा के अंदर उठाऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विक्रमादित्य सिंह जी। विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ मौजूदा मंत्री हैं, लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, मंडी से चुनावी मैदान में उतरे हैं और उम्मीद है कि मंडी की जनता और शिमला ग्रामीण की जनता को उनके सभी सवालों के जवाब इस खास कार्यक्रम, इस इंटरव्यू के जरिए मिल गए होंगे। और उम्मीद है कि आने वाले 1 जून को प्रदेश का हर जनमानस, हर नागरिक अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करेगा और अपने पोलिंग बूथ तक पहुँच अपने मताधिकार को इस्तेमाल करके एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।